हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल। तो बच्चे लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे लेक्चर नंबर 3 ऑफ क्लास 12 इकोनॉमिक्स की फ्री क्लासेस में। एंड मैं ये भी उम्मीद करूंगा कि आपने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को पहले ही कंप्लीट कर लिया होगा और आप अपने नोट्स भी साथ के साथ प्रिपेयर करते चल रहे होंगे और आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जाकर पूछ सकते हैं। मैं आपको वहां पे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इंट्रोडक्शन पे, सीधा लेक्चर को चलो हम कर रहे थे क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 1, जो वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में बात करती है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, नेशनल इनकम से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करा जाए, उनके मेथड्स क्या क्या हैं, बहुत सारी चीजें। और हमने इस यूनिट का एक छोटा सा टॉपिक सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले ही स्टार्ट करा था। एंड इसके अंदर हमने लेक्चर नंबर 1 में टाइप्स ऑफ गुड्स, लेक्चर नंबर 2 में इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन को कवर कर लिया था। एंड आज हमारा होने वाला है लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट और कुछ अलग अलग तरह के रियल फ्लो, मनी फ्लो, इंटरसेक्टर, सर्कुलर फ्लो, इन सबको कवर करने वाले हैं। ठीक है बच्चों लोग, अब स्टार्ट करते हैं हम अपने स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट से। ठीक है बच्चों लोग, अब देखो स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट हमारा आज का पहला टॉपिक होने वाला है। अब बात करते हैं स्टॉक क्या होता है, फ्लो क्या होता है। देखो, अगर हम किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं तो वो क्या होता है, स्टॉक। बट वही अगर हम किसी भी चीज को ना एक टाइम पीरियड के बाद मेजर करते हैं, 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद या 1 साल बाद, यानी कि कोई भी अगर छोटे से छोटा भी टाइम पीरियड हो, बड़े से बड़ा टाइम पीरियड हो, अगर हम किसी भी चीज को टाइम पीरियड के बाद मेजर करते हैं तो वो होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। अब देखो, ऐसी ये डेफिनेशन तो रटने की बात होती है, बट अगर इसका मैं एग्जांपल देना चाहूँ, बहुत अच्छा एग्जांपल, जब आप अपने अकाउंट्स में बैलेंस शीट बनाते हो तो बैलेंस शीट क्या होते हैं, 31 मार्च को बिजनेस की क्या कंडीशन है वो दिखाती है। बैलेंस शीट बस एक 31 मार्च, जो एक उस दिन, वो जो दिन है सिर्फ उसकी कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। तो वो क्या होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट, बिकॉज वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बिजनेस की क्या कंडीशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। वही ऑन द अदर हैंड, अगर हम बात करें फ्लो कॉन्सेप्ट की, तो फ्लो कॉन्सेप्ट आपका अकाउंट्स में कहाँ पे लगता है। अगर आप एग्जांपल के तौर पे आपको याद रखना है तो वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपने देखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट क्या होता है, एक पूरे साल के अंदर अंदर हमने कितना खर्चा करा, कितनी इनकम हुई, कितना हमारा प्रॉफिट हुआ, वो सब हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने अभी क्या बोला, पूरी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पूरे एक साल साल की होती है, यानी कि एक साल का पूरा एक पीरियड जुड़ गया। ठीक है, यानी कि अगर कहीं भी हमारा टाइम पीरियड जुड़ गया तो उसको क्या बोला जाता है, फ्लो कॉन्सेप्ट। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, स्टॉक मतलब बैलेंस शीट हो गया उसका एग्जांपल, फ्लो मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसका एग्जांपल हो गया। ठीक है बच्चों लोग, अब देखो यहाँ पे इनके बुक में भी कुछ एग्जांपल लिखे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। स्टॉक इज अ क्वांटिटी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि अगर हम किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं तो वो क्या होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल बुक में दिए, वेल्थ हो गया, लेबर फोर्स हो गया, कैपिटल हो गया, सप्लाई ऑफ मनी हो गया, ये कुछ बुक के एग्जांपल है, आप इन्हें एक बार लर्न कर सकते हो। ठीक है, फ्लो क्या होता है, फ्लो इज अ क्वांटिटी मेजर्ड ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि हम किसी भी चीज को एक टाइम पीरियड के बाद मेजर करते हैं। एग्जांपल में क्या हो गया, इनकम। इनकम हमें एक दिन पे पैसा थोड़ी मिलता है। हम पूरा, अगर कोई पर्सन जॉब कर रहा है वो पूरा 1 महीना काम करता है तब जाके उसे मंथ के एंड में 30 से 31 तारीख को जो है सैलरी मिलती है। ठीक है, यानी कि उसने पूरे महीने काम करा एंड उसे मंथ के एंड में जाके 30 31 तारीख को सैलरी मिल रही है, पूरे 1 महीने की सैलरी एक साथ मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 महीने का टाइम पीरियड जुड़ गया, इसलिए वो फ्लो कॉन्सेप्ट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यार हमने पैसा इन्वेस्ट करा नहीं तो हमें जो इंटरेस्ट आता है वो मंथली आता है या ईयरली आता है। यहाँ पे भी क्या होगा, मंथली या ईयरली का टाइम पीरियड जुड़ गया, तो ये क्या हुआ, हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट। अब इतना याद रखना, देखो स्टॉक और फ्लो ये तो ठीक था, बट इसके ऊपर ना एक एमसीक्यू जो बुक में पूछा जाता है और एग्जाम में भी वो काफी बार आया है, कि एक पर्सन दिल्ली से मुंबई जाता है। ठीक है, और वो अपनी कार से दिल्ली से मुंबई जा रहा है एंड उसकी जो कार की स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर की है। ठीक है, एंड अब इसमें आपसे पूछा क्या गया कि ये जो एक स्टेटमेंट थी, ये बताओ ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन ए। फ्लो कॉन्सेप्ट है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी बोथ स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट है, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। अब मेरा आंसर सुनने से पहले ना एक काम करो, अभी पॉज करो, माइंड में खुद सोचो ये स्टेटमेंट को, एंड क्या आंसर होगा वो अपने माइंड में अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर दो। ठीक है, एंड उसे फिर प्ले करो और जो मैं चेक करो कि जो मैं आंसर बताने वाला हूँ क्या उससे मैच करता है नहीं करता है। ठीक है बस चलो, और मैं उम्मीद करूंगा कि अब आपने वो सोच लिया होगा आंसर। तो देखो, अब ना इसका आंसर जो होगा ना, सबसे पहली बात, बच्चे क्या सोचते हैं कि यहाँ पे ना एक स्टेटमेंट दी, दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो वहां पे ना उन्हें सीधा सीधा दिखता है कि यार 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में हम 80 किलोमीटर ट्रेवल करने वाले हैं, मतलब 1 घंटे का टाइम पीरियड आ गया। तो वो सीधा आंख बंद करके ना फ्लो कॉन्सेप्ट को टिक मारते हैं। ठीक है, अब उनका लॉजिक बहुत सही होता है, बट एग्जाम में नंबर नहीं मिलते, कट हो जाता है ये ऑप्शन। ठीक है, रीजन भी इसका जो सही आंसर होता है वो होता है बोथ स्टोक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे एक चीज देखना,
आप अगर सोचने जाओगे तो आपके पास तो इन्फॉर्मेशन बस इतनी थी, दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो 80 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे का टाइम पीरियड आ रहा है, तो ये तो फ्लो कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना, यहाँ पे स्टॉप कहाँ से आया। तो चलो ये देखो, अब यहाँ पे ना उन्होंने एक चीज बोली, वो मतलब थोड़ा सा हिडन था, मतलब उन्होंने बताया है बट ज्यादा उस पर ध्यान नहीं जाता। वो क्या होता है कि दिल्ली से मुंबई, अब हमने ये तो बोला 80 किलोमीटर पर आवर की हमारी स्पीड है, बट दिल्ली से मुंबई का जो डिस्टेंस है यार वो तो सेम रहने वाला है ना। ऐसा थोड़ी होगा कि मैं भी बोल रहा हूँ दिल्ली से, फॉर एग्जाम्पल के लिए दिल्ली से मुंबई का जो डिस्टेंस है वो 500 किलोमीटर का है ना, 1 घंटे बाद वो 600 हो जाएगा, उससे 1 घंटे बाद वो 700 हो जाएगा, मतलब टाइम के साथ चेंज होता रहेगा, नहीं होगा ना। अगर हम अभी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे देखें तो डिस्टेंस सेम रहने वाला है, उसके बाद भी देखेंगे तभी तो डिस्टेंस सेम ही रहने वाला है ना, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, तो टाइम पीरियड की बात ही नहीं आएगी। तो मतलब वहां पे उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला, बट जो डिस्टेंस है दिल्ली से मुंबई का वो भी तो होगा ना, तो वो हमारा कांस्टेंट रहने वाला है, इसलिए क्या हो गया वो स्टोक कॉन्सेप्ट। वही फ्लो क्या हो गया, जो आपने लॉजिक लगाया होगा कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो हमारा क्या हो गया ये फ्लो कॉन्सेप्ट, तो इसका आंसर जो होगा ना बोथ स्टोक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को। तो आगे बढ़ते हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको स्टोक और फ्लो समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार बैठ करके देख लेना या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है चलो, अब देखो जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है हमारी कंट्री में ना अलग अलग तरह के सेक्टर होते हैं, क्योंकि देखो हमारी कंट्री में ना अलग अलग तरह के सेक्टर है और वो ही हमारी इकोनॉमी में वर्क करते हैं, यानी कि काम करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे क्या होता है ना, हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। वो कौन कौन से सेक्टर है, सबसे पहला होगा हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या होता है कि परिवार क्षेत्र, ठीक है, यानी कि जो घर वर के लोग होते हैं। ठीक है, अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, जो भी हमारी इकोनॉमी में एक्टिविटी करता है या खर्चा करता है वो किसके लिए करता है, कंजम्पशन के लिए, यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर इकोनॉमी में अगर कुछ भी एक्टिविटी करेगा उसका मेन मोटिव क्या होगा, कंजम्पशन करना। ठीक है, वहीं हमारा दूसरा सेक्टर क्या होता है, प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर कोई हो गया जो प्रोडक्शन से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड सारी चीजें देखता है। ठीक है, अब प्रोड्यूसर सेक्टर हमारी इकोनॉमी में अगर कुछ भी खर्चा करता है तो वो किस लिए करेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए करेगा, क्योंकि देखो प्रोड्यूसर सेक्टर यानी कि बिजनेस कर रहा है वैसी बात है, तो वो जो भी पैसा लगाएगा वो रिटर्न में कुछ ना कुछ कमाने के लिए लगाएगा ना, तो वो क्या हुआ अपना पैसा इन्वेस्ट कर। फिर आता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर क्या करती है ना, बहुत करती है, कंजम्पशन भी करती है, इन्वेस्टमेंट भी करती है। गवर्नमेंट सेक्टर कंजम्पशन कैसे करती है, सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट स्कूल में मिड डे मील प्रोवाइड कराती है। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलते हैं, डिफेंस हो गया, तो इन सब चीजों पर ना गवर्नमेंट का खर्चा होता है, और ये सिर्फ कंजम्पशन में ही जाता है, यानी कि इससे गवर्नमेंट को कुछ बेनिफिट नहीं होता। ठीक है, मॉनिटरी टर्म्स का कोई बेनिफिट नहीं होता। बट वहीं गवर्नमेंट के बिजनेसेस भी चलते हैं, गवर्नमेंट बहुत सारे बिजनेसेस भी करते हैं, तो वहां से क्या होता है ना, गवर्नमेंट का पैसा इन्वेस्ट होता है, तो गवर्नमेंट को रिटर्न में प्रॉफिट भी होता है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, गवर्नमेंट कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों का। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब अपना वही एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट सेक्टर। इतना क्लियर हुआ सब बच्चों को। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको स्टॉक फ्लो और हमारी कंट्री के जो 4 सेक्टर होते हैं ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है इंटर सेक्टोरल फ्लो। इंटर सेक्टोरल फ्लो मतलब होता क्या है, देखो सबसे पहली चीज कि हाँ इंटर सेक्टोरल फ्लो को आगे बढ़ाने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा आपकी 11वीं की चीजों को याद दिलाना चाहूंगा। आपने 11वीं में पढ़ा होगा एक चीज, हमारे ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते थे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, लैंड पे हमें क्या मिलता था, रेंट मिलता था। लेबर को क्या पे करते थे, वेजेस पे करते थे। कैपिटल पे आपका इंटरेस्ट आता था। और जो एंटरप्रेन्योर होता था वो क्या होता था, प्रॉफिट कमाता था। ठीक है, अब ये सारी चीजें ना आपने एक चीज देखना, हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर है ना वो हमें ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराता है। अगर देखो फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है, मुझे सबसे पहले जमीन चाहिए तो मैं किसी न किसी हाउस होल्ड से जाकर उसे रेंट पे लूंगा। लेबर चाहिए तो लेबर भी कहाँ से आएगी, काम करने के लिए हाउस होल्ड से आएगी। कैपिटल, कैपिटल मतलब जो बिजनेस चलाने के लिए जो पैसा लगता है वो भी कहाँ से आता है, हाउस होल्ड से आता है। देखा ना, पब्लिक जो है शेयर परचेज करती है, कंपनियों के पास पैसा जाता है, तब जो है कंपनी आगे बिजनेस करवाती है। ठीक है, वहीं एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर मतलब जो भी पर्सन बिजनेस कर रहा है या जो भी अपना पर्सन आइडिया लेके आया है किसी भी बिजनेस का, वो भी कहाँ से आता है यार, आता तो स्टार्टिंग में सब हाउस होल्ड से ही है ना। तो एक चीज याद रखना, हमारा जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है ना वो ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ओनर होता है। ठीक है, लैंड, लेबर, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सब हमें कहाँ से मिलती है, हाउस होल्ड से, और इसीलिए हाउस होल्ड को जो है ना ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी बोला जाता है। ये चीज आप याद रखना। ठीक है, मतलब अगर कभी भी प्रोडक्ट किसी को लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर चाहिए तो वो कहाँ से मिलेगी, हाउस होल्ड सेक्टर से ही मिलेगी। ठीक है, ये सब चीजें मैंने इसलिए बताई क्योंकि आगे टॉपिक में आने वाला था, तो मैंने इसलिए कवर कराया। ठीक है, अब एक चीज देखो, इंटर सेक्टोरल फ्लो। इंटर सेक्टोरल फ्लो मतलब हमें क्या बोलता है कि हमारी कंट्री में 4 सेक्टर, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल सेक्टर, ये चारों सेक्टर ना किसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये बताता है आपका इंटर सेक्टोरल फ्लो। यानी कि हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर पे डिपेंड करेगा, प्रोड्यूसर हाउस होल्ड पे डिपेंड करेगा, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगी, गवर्नमेंट भी इन सब पे डिपेंड करेगी, और यही सब जो है कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे भी डिपेंड करेंगे। यही बताता है हमारा इंटर सेक्टोरल फ्लो। ठीक है, चलो अब देखो
ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन द अदर सेक्टर इज कॉल्ड इंटरसेक्टोरल फ्लो, यानी कि इकोनॉमी का हर सेक्टर किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे पे डिपेंड करता है, वो होता है हमारा इंटरसेक्टोरल फ्लो। ठीक है बच्चों लोग, अब देखो अब ये कैसे होता है। फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड सेक्टर डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर सेक्टर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि देखो हाउस होल्ड जो सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर पर डिपेंड करेगा, किस लिए डिपेंड करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए। प्रोड्यूसर क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, वो हाउस होल्ड को ट्रांसफर करेगा। वहीं जो प्रोड्यूसर सेक्टर है डिपेंड ऑन हाउस होल्ड सेक्टर ऑफ फैक्टर ऑफ फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि मैंने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वाली बात बताई ना, कि प्रोड्यूसर सेक्टर जो है ना हाउस होल्ड सेक्टर पे डिपेंड करता है किसके लिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि लैंड लेबर कैपिटल ऑन्टरप्रेन्योर कहाँ से आएगा, सब हाउस होल्ड से ही आना है। ठीक है। एंड जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी डिपेंड करता है हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर पे फॉर टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसका उसका जो रेवेन्यू होता है टैक्स से हो या नॉन टैक्स रेवेन्यू, वो सब कहाँ से आता है, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर से ही आएगा ना। ठीक है। तो गवर्नमेंट भी हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर पे डिपेंड करती है। वैसे ही जो हमारा हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर है डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट सेक्टर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस, यानी कि देखो हमारी कंट्री में जो हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी कंट्री की एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैसी है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, डिफेंस कैसा है। क्योंकि देखो लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जो है ना अच्छी होनी चाहिए। अगर यही सब अच्छा नहीं होगा हमारी कंट्री में तो यार कोई पर्सन ना कंजम्पशन कर पाएगा, ना इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, ना बिजनेस कर पाएगा, कोई सही से रह ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो बाकी जो सेक्टर है वो डिपेंड करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर को, ताकि वो ये लॉ एंड ऑर्डर डिफेंस को मेंटेन करके रख सके। इतना क्लियर। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इंटर सेक्टोरल फ्लो अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है। एंड इंटर सेक्टोरल फ्लो से ही ना दो छोटे छोटे फ्लो और निकल के आ जाते हैं। ठीक है। अब वो फ्लो कौन से होते हैं, सबसे पहले आता है एक तो रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। अब देखो रियल फ्लो क्या होता है। रियल फ्लो होता है अगर इकोनॉमी में दो सेक्टर के बीच में गुड्स एंड सर्विस का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि गुड्स एंड सर्विस का फ्लो होता है, एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पर गुड्स या सर्विस ट्रांसफर होते हैं, तो उसको बोला जाता है रियल फ्लो। ठीक है। रियल फ्लो पैसे की बात नहीं करता। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ मनी फ्लो, मनी फ्लो बोलता है ये जो भी रियल फ्लो में हमने गुड्स एंड सर्विसेज को ट्रांसफर करा था एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पर, इसकी पेमेंट भी तो होगी ना। अगर प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड को गुड्स प्रोवाइड करा रहा है तो प्रोड्यूसर जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो प्रोड्यूसर सेक्टर को पेमेंट भी तो करेगा ना। तो वो जो भी फ्लो होगा पैसे से रिलेटेड उसको बोला जाता है मनी फ्लो। ठीक है। यानी कि रियल फ्लो में सिर्फ गुड्स एंड सर्विस का फ्लो होता है, पैसे की बात नहीं होती। मनी फ्लो में क्या होगा, मनी का फ्लो होगा, बाकी और किसी चीज की बात नहीं होगी। ठीक है बच्चों लोग, अब इसके ऊपर ना देखो ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। सबसे पहला हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या प्रोवाइड कराएगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराएगा, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। यानी कि प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर पे रियल फ्लो में किस लिए डिपेंड करता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे। एंड इसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को प्रोड्यूसर सेक्टर से क्या मिलेगा, गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा। यहाँ पे एक तरह से देखते हो बार्टर की तरह हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे पैसे का तो कोई लेन देन नहीं आया, हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहा है, प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है। बट अगर इसके बीच में पैसा इन्वॉल्व हो जाए तो उसको बोला जाता है मनी फ्लो। अब देखो मनी फ्लो में क्या होगा ना, हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को पेमेंट करेगा, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि यहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर हुए ना इसके लिए जब हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर को पेमेंट करेगा तो वो मनी फ्लो में आ जाएगा। सेम हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिए थे, तो अब प्रोड्यूसर सेक्टर ना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए पेमेंट करेगा, क्योंकि यार हमने अपनी लेबर कैपिटल वेजेस वगैरह सब लेबर कैपिटल वगैरह दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूसर सेक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए पेमेंट करेगा। तो ये क्या होगा, मनी फ्लो। मनी फ्लो में पैसे की बात हो रही है, रियल फ्लो में क्या हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज की ही बात हो रही है, पैसे से रिलेटेड कोई भी बात नहीं हो रही। तो चलो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको स्टॉक फ्लो फैक्ट क्या कहते हैं हमारी कंट्री में जो फोर सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है वो एंड इंटरसेक्टोरल फ्लो, रियल फ्लो, मनी फ्लो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो एक काम कीजिए, पॉज कीजिए, एक बार दोबारा देखिए रिवाइंड करके, एंड अगर उसके बाद भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है चलो, मैं जल्द से जल्द ये रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। अब इसमें ना हमारा एक ही टॉपिक बचता है, वो आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसको और कंप्लीट करते हैं, फिर ये जो यूनिट 1 का हमारा टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो खत्म हो जाएगा एंड देन फिर हम नेशनल इनकम पे मूव कर सकते हैं। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को खत्म करते हैं और आज के लेक्चर को एंड करते हैं। तो बस चलो अब अगर बात करें कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, तो देखो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये क्या होता है, इट रेफर्स टू द अनएंडिंग या नेवर एंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटीज। यानी कि ये ना कुछ एक्टिविटीज हैं जो कभी खत्म नहीं होगी, उनका एक फ्लो है और वो भी सर्कुलर फ्लो है। और वो एक्टिविटीज क्या क्या है, प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन होगी, इनकम जनरेट होगी एंड एक्सपेंडिचर,
इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि डिफरेंट सेक्टर को इन्वॉल्व करके हमारी कंट्री में ना तीन तरह की एक्टिविटी होंगी जो ऐसे गोल गोल घूमते रहेंगे। सबसे पहले होगा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से होगी इनकम जनरेट, इनकम जनरेट से होगा एक्सपेंस, एक्सपेंस से दोबारा डिमांड जनरेट होगी और वो फिर से क्या होगा, हमारी कंट्री में प्रोडक्शन जनरेट होगी। तो ये क्या है, एक नेवर एंडिंग फ्लो जो है चलता रहेगा, ठीक है, इन द इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, पर्टिकुलरली हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। यानी कि देखो, हम क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के बीच की हम बात करेंगे, बट यहाँ पे हम सिर्फ दो ही सेक्टर की बात करेंगे, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर। क्योंकि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को पढ़ते टाइम ना हमें कुछ अजम्पशंस माइंड में रखने होते हैं, और उन अजम्पशन में सबसे पहली चीज क्या है, हमारी कंट्री में सिर्फ दो ही सेक्टर होंगे, सब कौन कौन से, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। और बाकी के कुछ अजम्पशन भी होंगे, पहले एक काम करते हैं उन्हें ही देख लेते हैं। सबसे पहला अजम्पशन क्या है, ओनली टू सेक्टर इन द इकोनॉमी, कौन कौन से, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, मैंने आपको भी बताया। नो सेविंग, नो सेविंग मतलब क्या है कि कोई पर्सन कितनी भी इनकम कमाएगा ना वो सारी खर्च कर देगा, वो सेविंग नहीं करेगा। मैंने 100 रुपए कमाए, मैं 100 रुपए के 100 ही खर्च कर दूंगा, मैं कोई भी सेविंग नहीं करूंगा इकोनॉमी में। क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें हमारा फॉरेन सेक्टर इंक्लूड नहीं होता, यानी कि कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम नहीं होगा। ये क्या है, अजम्पशन है। एंड फोर्थ है नो गवर्नमेंट। नो गवर्नमेंट मतलब क्या है, देखो हमारी कंट्री में चार तो सेक्टर थे, जिसमें हमने सबसे पहले बोल दिया कि हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर ही होगा हमारी इकोनॉमी में। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हमने पहले बाहर कर दिया, और हमारी कंट्री में गवर्नमेंट भी नहीं होगी, तो बचे हुए हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में आने वाले हैं। अब बात करते हैं आखिर ये होता क्या है, एक नेवर एंडिंग फ्लो, यानी कि कभी ना खत्म होने वाला सर्कुलर फ्लो है, जिसके अंदर तीन एक्टिविटी, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन और एक्सपेंस होता है, ठीक है। अब ये होता क्या है, ईच एक्टिविटी इज द कोज एज वेल एज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द अदर एक्टिविटी। यानी कि जो हमारी कंट्री में तीन एक्टिविटी में, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर, ये क्या है, कोज भी होगा और कॉन्सिक्वेंसेस भी होगा हर एक्टिविटी का, ठीक है। अब देखो, प्रोडक्शन इन द प्रोड्यूसिंग सेक्टर। अब देखो जो हमारी प्रोडक्शन होगी, क्योंकि तीन एक्टिविटी, प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन, एक्सपेंडिचर। अब यहाँ सबसे पहले प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन इन प्रोड्यूसिंग सेक्टर, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग सेक्टर में होगी, जनरेट इनकम फॉर हाउस होल्ड हु आर द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी मैंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को शॉर्ट में लिख दिया एफओपी, आप अपनी कॉपी में पूरा ही लिखना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री में प्रोडक्शन होगी प्रोड्यूसिंग सेक्टर में, वो फिर इनकम जनरेट करेगी हाउस होल्ड के लिए, जो कि है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर है। क्योंकि देखो, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग सेक्टर ने हाउस होल्ड से लिए होंगे, अब वो प्रोडक्शन करेगी, प्रोडक्शन जनरेट करके पैसा कमाएगी, और वो पैसा के जो पैसा होगा, ठीक है, वो एज अ इनकम वो किसको दे दिया जाएगा, हाउस होल्ड को, क्योंकि अब उन्होंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करा है, ठीक है। यानी कि हाउस होल्ड की इनकम हो जाएगी, ठीक है। एंड अब हाउस होल्ड क्या करेगा उस पैसे का, एक्सपेंस बाय हाउस होल्ड जनरेट डिमांड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। अब देखो, हाउस होल्ड क्या करेगा, उस पैसे से हमारी कंट्री में एक्सपेंस करेगा, क्योंकि सेविंग तो वो कर नहीं सकता, हमने अजम्पशन लिया है। एंड जो भी खर्चा होगा उससे कंट्री में और ज्यादा डिमांड जनरेट होगी, और ज्यादा डिमांड जनरेट होगी तो फर्दर प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। फिर से अगर फर्दर प्रोडक्शन होगी तो हाउस होल्ड के लिए इनकम जनरेट होगी, क्योंकि उन्होंने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराए हैं। एंड ये सर्कल जो है चलता रहेगा, ठीक है। अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर कीप चेसिंग ईच अदर लाइक थ्री डॉट्स कंटिन्यूअसली मूविंग इन सर्कल, ठीक है बच्चों लोग। अब देखो, इसका एक चार्ट है। सबसे पहला सर्कुलर फ्लो, हमारी एक्टिविटी का प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग सेक्टर में होगा, इसने क्या होगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले होंगे हाउस होल्ड से, तो वो इसकी पेमेंट करेगा हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड के लिए क्या होगी, इनकम जनरेट हो जाएगी। अब हाउस होल्ड क्या करेगा ना, उस इनकम को क्या करेगा, एक्सपेंस करेगा। एक्सपेंस करने से क्या होगा, हमारी कंट्री में फर्दर डिमांड जनरेट होगी प्रोडक्ट की, फर्दर डिमांड जनरेट होगी तो हमें दोबारा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी, दोबारा प्रोडक्शन होगी तो फिर से हाउस होल्ड के लिए इनकम जनरेट होगी, बिकॉज उसने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कराए हैं। एंड वो फिर से एक्सपेंस करेगा, फिर डिमांड जनरेट होगी, प्रोडक्शन होगी, और ये जो पूरा सर्कल है ये चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। एंड इसलिए ये बोला गया है नेवर एंडिंग फ्लो, और इसको आप बता भी नहीं सकते स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। ये प्रोडक्शन से, अगर आप प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो आपको लगेगा प्रोडक्शन से स्टार्ट है, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो आपको लगेगा इनकम से स्टार्ट है, इसलिए बोला गया इसे नेवर एंडिंग फ्लो। आई होप कि आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझ आया होगा, और ये कुछ इसके अजम्पशंस थे। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की सिग्निफिकेंस क्या क्या होती है, सबसे पहला हमें एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम निकालने में ये हेल्प करता है। एंड सेकंड क्या है, नॉलेज ऑफ इंटरसेक्टोरल इंटरडिपेंडेंस, यानी कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे किस तरह से डिपेंड करता है वो भी हमें प्रेजेंट करता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्योंकि देखो ना, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर किस तरह से डिपेंड है, इनकम जनरेट पे, प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड हो रहा है किस पे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए। एंड फिर जो हाउस होल्ड है कितना खर्चा करेगा उस बेसिस पे डिमांड आएगी, तो उसके लिए क्या हो रहा है, कि इंटर सेक्टोरल डिपेंडेंस, यानी कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे किस तरह से डिपेंड है वो भी हमें सर्कुलर फ्लो ऑफ बताता है। तो बच्चों लोग, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो सारी चीज मैंने बताई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में, ये आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। एंड आपने अपनी कॉपी में ये जो भी नोट्स है ये आप साथ के साथ नोट करते हुए चल रहे हैं, ठीक है बच्चों लोग। अगर किसी ने नहीं करा तो मैं इनके ना हैंड रिटन नोट्स की जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से भी जाके उन्हें चेकआउट
कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और एक चीज़ मैं आपको हर लेक्चर में बोल रहा हूँ कि अगर आपकी बुक में कोई भी डिफरेंस दिया हुआ है तो उस डिफरेंस को अच्छे से याद करना, अपनी कॉपी में नोट करना। ठीक है बच्चों, क्योंकि डिफरेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और हमारा जो यूनिट 1 का टॉपिक था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, आज ये खत्म हो जाता है। यूनिट 1 खत्म नहीं हुई है, उसका ये जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है। अब यूनिट 1 में आगे हमारे बचा क्या है, नेशनल इनकम कैसे निकलती है कैसे नहीं निकलती है, उसके अंदर जितने भी अदर कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे बचते हैं। एंड वो काफी अच्छा खासा बड़ा टॉपिक है, तो वो टाइम भी लेगा कंप्लीट होने में। तो नेक्स्ट क्लास से हम अपने जो है नेशनल इनकम को स्टार्ट करने वाले हैं। तो तब तक आप अपने ये जितने भी टॉपिक थे इनको अच्छे से कंप्लीट करके रखना, रिवाइज करते चलना साथ के साथ, ताकि कुछ भी आप चीज भूलो ना, हर थोड़े थोड़े टाइम बाद रिवाइज करते रहे। एंड मिलते हैं अब सीधा लेक्चर नंबर 4 में, तब तक के लिए बाय बाय।